हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि एलएसी के पास चाइना अपनी फोर्सेस को बढ़ा रही है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए ब्रिटिश टाइम में 1865 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर विलियम जॉनसन ने एक लाइन प्रपोज किया था, जॉनसन लाइन, जो इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर था। उसके अंदर अक्साई चीन को कश्मीर का भाग माना गया था, ना कि चाइना का। तो ये बॉर्डर को चाइना ने भी एक्सेप्टेंस दी थी 1893 में, और आज भी इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर जॉनसन लाइन ही है। 1896 में चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर इंटरेस्ट लेना चालू किया। ये इंटरेस्ट था रशिया के कारण, क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिटिकली इंटरेस्ट था। तो ब्रिटिश ने फिर से एक सर्वे करवाया। इस बार सर्वे किए थे सर क्लाउड मैकडोनाल्ड ने, और इस सर्वे में जो भी रिजल्ट आया उससे थोड़ा सा अक्साई चीन का भाग चाइना को दे दिया गया, और ये जो नया लाइन बना, इस लाइन का नाम बना मैकडोनाल्ड लाइन। आज भी चाइना उसी को अपना इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। 1914 में सर हेनरी मैकमैहन ने एक लाइन प्रपोज किया जिसका नाम था मैकमैहन लाइन, जिसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मान्यता दी। लेकिन आजादी के बाद 1947, भारत की आजादी के बाद और चाइना बनने के बाद 1949, चाइना ने इसे मानने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर आता है 1962 सिनो इंडियन वॉर। ये वॉर करीबन एक महीना तक चला, और इस वॉर का जो सीज फायर लाइन था उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया गया। अभी भी दोनों कंट्री के बीच में कोई भी ऑफिशियल लाइन डिसाइडेड नहीं है। इनफैक्ट एलएसी पे भी 13 जगह डिस्प्यूट है। इंडिया चाइना के बीच में अभी भी 3 जगहों पे डिस्प्यूट है। एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, लगभग वो पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है, अभी हमारे कंट्रोल में, इंडिया के कंट्रोल में। फिर नॉर्थ में लद्दाख में 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अभी चाइना के कंट्रोल में है, जिसका नाम है अक्साई चीन। सेंट्रल और मिडिल वेस्ट नेपाल के पास 2000 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसमें कंट्रोल दोनों देशों के बीच में बराबर में बांटा गया है। अर्ली मई में दोनों आर्मी के कुछ मिलिट्री पर्सनल्स के बीच में फिस्ट फाइट हो गया, यानी कि मुक्का मुक्की हो गई नकुला पास के पास में। उसके बाद कई बार चाइनीज आर्मी ने 3 बार एलएसी को भी क्रॉस किया, और उसके बाद चाइना ने लगभग 5000 मिलिट्री पर्सनल और आर्टिलरी को एलएसी के पास डिप्लॉय कर दिया। इसके जवाब में इंडिया ने भी 5000 मिलिट्री पर्सनल्स और कई सारे आर्टिलरीज को डिप्लॉय कर दिया वहां पे। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई है? गवर्नमेंट अपने स्टैंड पे स्ट्रांग खड़ी है कि 1 मीटर का भी एरिया हम नहीं देंगे, चाइनीज आर्मी को पीछे जाना ही पड़ेगा। एलएसी में हमेशा ऐसा ही होता है, एलएसी कभी भी प्रॉपर डिफाइंड नहीं हो पाया है दोनों गवर्नमेंट का साथ में मिलके। तो हमेशा एलएसी क्रॉस कर दिया जाता है चाइनीज मिलिट्री के द्वारा, और चाइना कभी कभी एलएसी के बाद का भी रीजन क्लेम करता है, पर कभी इतना इंटेंस सिचुएशन नहीं बना। इस बार इतना इंटेंस सिचुएशन क्यों बना है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया ने अभी हाल ही में एक डीबीओ रोड बनाया है एलएसी को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस रोड से चाइना को आपत्ति थी। चाइना के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में भी ये खबर छपी थी कि गैलोवन वैली में इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, और उन्होंने गैलोवन वैली को अपना क्लेम किया था, जबकि वो इंडिया का है। और उसके बाद चाइना ने एलएसी के पास भी एक रनवे बनाया, जिसमें उसने अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया। दूसरा कारण है इकोनॉमिक स्लोडाउन। चाइना में अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस को जैसा कि चाइना गवर्नमेंट ने बिल्कुल संभाल नहीं पाया। अगर वो पहले रिसर्च करवाता और दुनिया को पहले इसका इंफॉर्मेशन देता, तो आज शायद ये हालत नहीं होती। तीसरा, दूसरे कंट्रीज के साथ उसके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। तो ये सब को देख के पब्लिक कहीं रिबेल ना कर दे, तो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए और अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी चाइना गवर्नमेंट
इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कर रहा है, ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है, हांगकांग में डेमोक्रेसी दबा रहा है, और साउथ चाइना सेम चीज 1962 में चाइना ने सिंधो इंडियन वॉर के दौरान भी किया था। 1962 में चाइना में भुखमरी फैल गया था, तो उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने सिंधो इंडियन वॉर किया था कि लोग रिबेल ना करें। अभी दोनों आर्मी गैलोवन रिवर के पास आमने सामने खड़ी है। चलो ये सब सिचुएशन तो फिर भी हमारी मिलिट्री और गवर्नमेंट मिलके हैंडल कर लेगी, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। क्या हम कर सकते हैं? हमारे पास एक ही रास्ता है, बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। हमें चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशनशिप, हर साल चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है 5.2 लाख करोड़ रुपीस के गुड्स, और चाइना हर साल इंडिया से इंपोर्ट करता है 1.2 लाख करोड़ रुपए के गुड्स। तो टोटल ट्रेड डेफिसिट इंडिया के लिए हो जाता है 4.0 करोड़, जो कि कोई इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें सिंपली चाइना के गुड्स का बायकॉट करना चाहिए, चाइना के सॉफ्टवेयर को यूज करना कम करना चाहिए, चाइना के हार्डवेयर को धीरे धीरे हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन हम कैसे छोड़े? अभी चाइना प्रोडक्शन हब है, जबकि इंडिया अभी उतना आगे नहीं है। चाइना को उतना आगे पहुंचने में अभी बरसों साल लगे हैं, जबकि इंडिया अभी धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बायकॉट कर देती है चाइना गुड्स को? गवर्नमेंट चाइना गुड्स को बायकॉट नहीं कर सकती है। हम लोग अभी ग्लोबलाइजेशन युग में रहते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग सबसे अलग नहीं हो सकते हैं। अगर इंडिया गवर्नमेंट चाइना गुड्स को लेना बंद कर देगी तो इंडिया में सामानों की किल्लत हो जाएगी, तो हमें दूसरे कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा और सामान उनसे महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। क्या भरोसा दूसरा कंट्री ही चाइना से सामान खरीद के हमें उसी का सामान अपना थप्पा मार के महंगे दामों में दे दे। इसलिए हमें पब्लिक लेवल पे चाइना का सामानों का धीरे धीरे करके बॉयकॉट करना चाहिए। सिर्फ जय भारत या वंदे मातरम बोलने से आप पैट्रियोटिक या नेशनलिस्ट नहीं हो जाते हैं। कभी अपना जेब के बारे में ना सोचकर देश के बारे में सोचे, और सस्ते सस्ते चाइनीज गुड्स को, चाइनीज सामानों को लेना बंद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ सुझाव है तो कमेंट करें, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।